ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के स्कूल्स में आकर आपको माइनक्राफ्ट खेलना जरूरी है? कैसे आप प्ले स्टोर के इस गेम को डाउनलोड करके आप अपने स्कूल के अचानक से टॉपर बन सकते हो? हाँ, गेम के ऐसे एडवांटेजेस है ना जो आपको पता भी नहीं थे। एंड तक देखना, बहुत गजब वीडियो है। और 3 गिनने तक वीडियो को भी लाइक कर दो। 1 2 3 कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 9, ग्रेटर मल्टीटास्किंग एबिलिटी। ये एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत सारे गेमर्स में देखी गई है, खासकर जो हार्डकोर गेमर्स होते हैं ना उनमें, क्योंकि उन्हें एक ही टाइम में गेम्स के अंदर कई सारी चीजें करनी पड़ती है। जैसे कि एक बैटल रॉयल गेम का एग्जांपल लें तो सबसे पहले एक एनिमी को स्पॉट करना, उसके बाद उसके ऊपर फायरिंग करना और उसी के साथ अपना मूवमेंट भी कंटिन्यू रखना ताकि डैमेज ना हो, और साथ में गन के एमो और अपनी लाइफ पर नजर रखना पड़ता है। और अगर आप अपनी टीम के साथ खेल रहे हो तो आप फाइट करते हुए अपनी टीम से बात भी करोगे, तो ये बहुत सारा मल्टीटास्किंग है जो कि आप एक ही बार में कर रहे हो। इससे आपकी मल्टीटास्किंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। और इसी के साथ गेमर्स को अक्सर नॉर्मल चीजें और गेम्स के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है, तो इस वजह से वो मल्टीटास्किंग करते हैं और उनकी मैनेजमेंट स्किल्स बेटर हो जाती है। नंबर 8, बेटर आई साइट। आपने हमेशा सुना होगा कि गेम्स खेलने से आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि गेम खेलने से आपकी आंखें बेटर हो सकती है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन 2012 में कई सारी रिसर्च हुई थी जिसमें ये पता चला कि जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं ना वो डिटेल्स को ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पाते हैं और उनकी आंखें छोटी छोटी डिटेल्स को भी ज्यादा अच्छे से देख पाती हैं। पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी गेम में कंसंट्रेट करना पड़ता है और अपनी आंखों से छोटी छोटी डिटेल्स को रीड करना पड़ता है ताकि आप गेम को अच्छे से खेल पाए। और ये चीजें इन रियल लाइफ काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। जैसे कि बेसिक देख लें तो ड्राइविंग में देखा गया है कि जो लोग गेमिंग करते हैं वो ड्राइव भी काफी अच्छा करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन स्टॉप गेम खेलते रहोगे तो आपकी आंखें खराब नहीं होगी, क्योंकि गेम बुरी ना हो फिर भी जो स्क्रीन है वो आपकी आंखों के लिए बुरी है। तो आपको बीच में ब्रेक लेना चाहिए और कंटिन्यूअसली गेम नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि गेम नहीं पर स्क्रीन और ब्लू लाइट आपकी आंखों के लिए बहुत बुरी है। नंबर 7, इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटी। तो हमारे पास कई सारी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, इसके बारे में आपको पता होगा, जिसमें से एक है विजुअल पार्शियल। बेसिकली ये हमारी चीजों को स्पॉट करने की और उनको समझने की एबिलिटी को कहा जाता है। इसमें थोड़ी बहुत इमेजिनेशन की भी पार्ट्स को लिया जाता है और जो लोग गेम खेलते हैं उनमें ये वाली कॉग्निटिव एबिलिटी काफी ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि जब वो गेम खेल रहे होते हैं तो कई सारी चीजों को समझते हैं और उसे करते रहते हैं। इसी वजह से उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी काफी ज्यादा बूस्ट होती है और ये कई सारी चीजों में हेल्प करती है। यहाँ तक कि पढ़ाई में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करती है। मैथमेटिक्स जैसे कि कई सब्जेक्ट्स में इस कॉग्निटिव एबिलिटी का काफी ज्यादा यूज होता है और ये हमारी बाकी कॉग्निटिव थिंकिंग को भी ज्यादा इम्प्रूव करती है। नंबर 6, इन गेम लर्निंग। अब ये एक ऐसी चीज है जो गेम टू गेम डिपेंड करती है, यानी कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो और उसके ऊपर ये चीज काफी ज्यादा डिपेंड कर सकती है। जैसे कि कुछ पॉपुलर गेम से स्टार्ट करते हैं। माइनक्राफ्ट में क्रिएटिविटी का काफी ज्यादा यूज होता है, जिस वजह से लोग इस गेम को खेलते हैं और ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये चीज इतनी ज्यादा अच्छी है कि स्वीडन जैसे देशों के स्कूल में बच्चों को खुद माइनक्राफ्ट खेलने के लिए दिया जाता है और माइनक्राफ्ट का एक एजुकेशन मोड भी होता है जिससे बच्चे पढ़ाई भी कर सकें। अब इसी के साथ अगर कोई ड्राइविंग, शूटिंग या फिर साइमुलेशन गेम खेलता है तो उस व्यक्ति तो साइमुलेशन में काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से काम करता है। और इसी वजह से अगर आप किसी यूजफुल साइमुलेशन की गेम खेलते हो तो फिर आप उसमें इन रियल लाइफ काफी ज्यादा बेटर हो सकते हो। और ऐसे और कई वीडियो गेम्स है जिसमें आपको स्ट्रेटेजी, मेमोरी और अलग अलग दिमाग के पार्ट्स का यूज करना पड़ता है और उन गेम्स को रिपीटेटिव खेलने के बाद आप उन चीजों में इम्प्रूव हो जाते हो। नंबर 5, एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक। अब गेम्स में लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होती है। कई सारे गेम्स तो बस इसी चीज के ऊपर बने हुए होते हैं, जैसे कि जो रोल प्ले गेम्स होते हैं या फिर मिस्ट्री गेम्स होते हैं या फिर कोई भी एडवेंचर गेम, तो उन सब में काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। इसी वजह से लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना आ जाता है। लोग चीज को ज्यादा बेटर तरीके से विजुअलाइज कर पाते हैं और इसीलिए ये ज्यादा अच्छा लॉजिक भी बना पाते हैं और ये सब चीजें रियल लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प करती है। अगर वर्क प्लेस पर भी नहीं तो एक आदमी की डे टू डे लाइफ में भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट होता है। जैसे कि इसके पहले वाले पॉइंट पर मैंने बताया था कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो ये इस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर आप रियलिस्टिक गेम्स खेलते हो जिसमें मिस्ट्री और प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो आप बेसिकली खुद को अलग अलग सिचुएशंस के लिए ट्रेन कर रहे हो। माइंड ब्लोइंग है ना। नंबर 4, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। अब कॉग्निटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब इम्प्रूव हो गया तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में। गेम्स में कई बार ऐसा होता है कि हमें स्प्लिट सेकंड्स में डिसीजन लेना पड़ता है। एक नॉर्मल से बैटल रॉयल गेम को भी देख लें तो आप अपने एनिमी से भाग रहे हो तो कब फायर करना है,
कब छुपना है, ये सब काफी स्प्लिट सेकंड में डिसाइड करना पड़ता है, और अगर आप ये नहीं कर पाते तो आप हार जाते हो। तो इसलिए हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है, और बाकी सारे डेवलपमेंट की वजह से हम डिसीजन और भी ज्यादा एक्यूरेटली ले पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, बल्कि ये काफी एक्यूरेट होते हैं और सही डिसीजन होते हैं। नंबर 3, इंक्रीज्ड हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन। अब गेमर्स इस चीज में नॉन गेमर्स से काफी ज्यादा बेटर होते हैं। 2014 में एक रिसर्च की गई थी जिसमें 18 गेमर्स को और 18 नॉन गेमर्स को लिया गया और फिर उन्हें स्क्रीन पर एक ग्रीन डॉट को फॉलो करने कहा गया। अब ऐसा नहीं है कि गेमर्स स्टार्टिंग से ही बेटर कर रहे थे, बल्कि दोनों ग्रुप में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये टेस्ट बार बार लिया गया तो पता चला कि गेमर्स इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं, यानी कि वो काफी अच्छे से अडॉप्ट कर पा रहे हैं, जबकि नॉन गेमर्स को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। ये बताता है कि गेम खेलने वालों का हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, यानी कि उनकी आंखें जो चीज को देख पाते हैं वो उसे जल्दी प्रोसेस करके उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है। नंबर 2, रियल लाइफ प्रोफेशन। बड़े बड़े रियल लाइफ प्रोफेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि सर्जन्स। एक लैप्रोस्कोपिक रिसर्च में पता चला कि जो स्टूडेंट्स हफ्ते में 4 से 5 घंटे गेम्स खेलते हैं ना, उनसे प्रैक्टिस सर्जरी के टाइम बहुत ज्यादा कम एरर्स होते हैं, और जो लोग गेम्स नहीं खेलते उनसे ज्यादा एरर्स होते हैं। और ये नंबर छोटा भी नहीं था, बल्कि 32% इम्प्रूवमेंट थी। प्लस ये लोगों को छोटी छोटी डिटेल्स को भी ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। और बस सर्जन ही नहीं, यूएस एयरफोर्स में भी इन गेमर्स को हायर किया जाता है, और ये एक एक्चुअल फैक्ट है। यहाँ तक कि जेट प्लेन पायलट्स और बाकी कमर्शियल पायलट्स में भी गेमर्स एक्सीड करते हैं, क्योंकि जब फ्लाइट उड़ाने से पहले उन्हें साइमुलेशन में प्लेन उड़ाना सिखाया जाता है। और तो नॉन गेमर्स के मुकाबले गेमर्स जल्दी सीख पाते हैं और वो कंट्रोल्स भी ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ तक कि अगर गेमर्स और नॉन गेमर्स को रियल लाइफ में भी पेंट बॉल जैसी शूटिंग टूर्नामेंट में भी डाल दिया जाएगा तो गेमर्स ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो कि नॉन गेमर्स को बिल्कुल नहीं है, भले एक्सपीरियंस बस वर्चुअली क्यों ना हो। नंबर 1, सोशल एक्टिविटी। इसमें कई बड़े बड़े कैरियर्स भी बना लिए हैं, बिल्कुल किसी नॉर्मल कैरियर की तरह गेमिंग करना एक कैरियर ऑप्शन है। यहाँ तक कि अब तो गवर्नमेंट भी ई स्पोर्ट्स को थोड़ा बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि कई ऐसी कंट्री है जहाँ पर ई स्पोर्ट टूरिज्म एक रियल चीज बन चुकी है। भाई इतना सब कुछ तो आपने जान